हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 2025 बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, सामान्य हिंदी का। तो बच्चों इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना। और आपका बच्चों इसमें समय विधि 3 घंटे 15 मिनट दी है और आपका पूर्णांक 100 का है। तो आज के इस वीडियो को विद सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रा गौर से देखना कि क्या क्या चेंजिंग हुई है और क्या अपडेट आई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, यानी कि जो 15 मिनट होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर करने को मिलता है और 15 मिनट उसको ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों खंड का में आपके सबसे पहले तो 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, फिर आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक नहीं है, यानी कि कौन सी रचना नहीं है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। फर्स्ट दिया है कल्पलता या फिर कुटज या फिर पृथ्वीपुत्र या फिर मातृभूमि। तो बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों वासुदेव शरण जो अग्रवाल जी हैं वो आपके कुटज के लेखक नहीं है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, किसके लेखक नहीं है, कुटज के। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। और बच्चों ये जो है आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदा बनलाल वर्मा या फिर अमृतराय या फिर जिनेंद्र कुमार। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंदी या फिर वृंदा बनलाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हैं वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, कौन है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यानी कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है कहानी विधा की या फिर जीवनी विधा की या फिर स्मरण विधा की या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों शेखर एक जीवनी वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी वो आपकी एक शेखर एक जीवनी जो है वो बच्चों आपकी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है शेखर एक जीवनी। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता रहा है, इसको आप जरा गौर से देखना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्न में से रामधारी दिनकर जी की रचना, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बच्चों कौन सी है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनक। तो बच्चों परशुराम की मतलब परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है परशुराम की प्रतीक्षा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि छायावाद की विशेषता। बच्चों छायावाद की विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम, यानी कि सौंदर्य चित्रण एवं प्रेम वो छायावाद की युग की विशेषता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना। बच्चों नई कविता युग की रचना क्या है। तो बच्चों नई कविता युग की जो रचना है वो आपकी खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, खुशबू के शिलालेख जो है आपकी नई कविता युग की रचना है, खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी समय सीमा है जिससे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक
या फिर 1900 से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों द्विवेदी युग जो है उसकी समय सीमा क्या है? तो बच्चों द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1922 ईस्वी तक है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है बच्चों? 1900 से 1922 ईस्वी तक लगभग में है बच्चों। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बच्चों फर्स्ट दिया चिदम्बरा, या फिर उर्वशी, या फिर यामा, या फिर युगांत। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी को कृत वो कौन सी कृत थी जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बच्चों पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपकी चिदम्बरा कृत थी। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा कृत से मतलब पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों ये आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ये आपको 100% तैयार कर लेने हैं। अब बात आती है कि तीसरे नंबर पर। इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बच्चों आपको व्याख्या करने को मिलेगी। इसके आपको 2 खंड मिलेंगे, यानी कि अथवा में दिया होगा। जो भी आपके इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसकी आपको इससे पढ़कर आपको व्याख्या करनी है। फर्स्ट आपका दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका आपको संदर्भ लिखना है कि यह हिंदी के किस खंड से किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, वो आपको लिखना है। इजीली आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर का एक प्रत्येक क्वेश्चन होगा। वो आपको जितने भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है और 10 नंबर का ये आपका व्याख्या है 10 नंबर की। फर्स्ट आपको बताया गया है कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। दूसरे प्रश्न में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि अपने शब्दों में लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि तदाम्य शब्द का अर्थ। नेक्स्ट बताया गया है जन का सततवाही जीवन कैसा है, यानी कि लोगों का सततवाही जीवन कैसा है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह आपको ईजिली मिल जाएगा। आपको बड़ी गौर से पढ़ना है और लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो बच्चों ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है कि राष्ट्र मतलब चढ़ाव मतलब जो निवासी जो है राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो बच्चों आप अगर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। और बच्चों अगर अथवा में भी दिया होता है आपकी व्याख्या, अगर ये आपको ये नहीं आ रही है तो अथवा में भी दी है, इसे भी कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप टिक कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी 110% आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो बच्चों इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपको 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। ये आपको कर देना है। इजीली आपको 2 नंबर यानी कि 10 नंबर मिल जाएंगे। 2-2 नंबर का हर मतलब क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका चौथे नंबर पर बताया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपका बच्चों 10 नंबर की व्याख्या रहेगी। ये पद्यांश से रहेगी, यानी कि ये आपकी काव्य खंड से रहेगी। तो बच्चों इसमें भी आपको पढ़ना है और आपको व्याख्या करनी है। सेम वही पैटर्न रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन का 2-2 मतलब 2-2 अंक का आपका आंसर रहेगा और उसे आपको देना है और 10 नंबर इजीली ले लेना है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट दिया है कि उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ, यानी कि उपयुक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखना है। फिर उपयुक्त पद्यांश की रेखाचित्र पंक्तियों की व्याख्या, यानी कि जिन लाइनों के नीचे रेखा मतलब रेखा चित्र है, यानी कि रेखा खिंची हुई है, उनकी आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्यों करने मतलब क्या करने के लिए कहती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों ये आपको पढ़ना है। इसी पंक्तियों में से आपको इसी का व्याख्या मतलब इसकी व्याख्या कर देनी है। इजीली आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं आ रही तो अथवा में भी दिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको 10 नंबर की रहेगी। और बच्चों इसमें चांसेस मिल जाता है कि एक नहीं आता तो एक कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम पैटर्न रहेगा। 5 नंबर यानी कि 5-5 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 नंबर के आपके जो क्वेश्चन रहेंगे सेम वही पैटर्न रहेगा और लिख देना है।
नेक्स्ट बच्चों आपका 5 नंबर पर बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि किसी भी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, और जो शब्द की सीमा रहनी चाहिए वो 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 80 से कम भले हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो शब्द की समय सीमा। और उनकी प्रमुख रचनाएं भी 5 से 6 आपको मेन में लिख देनी है। तो बच्चों फर्स्ट दिया है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बच्चों ये दो जो आपके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी मेन यही हैं, ये हर बार आपके पूछे जाते हैं। और बच्चों जीवन परिचय आपका 5 नंबर में आता है, हल्के में मत लेना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना यानी कि कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों इनका भी मतलब कवियों का भी आपको लिखना है जीवन परिचय, एक मतलब 3 में से किसी को एक का लिखना है। तो बच्चों इसमें भी समय जो शब्द सीमा रहेगी वो 80 से अधिकतम, यानी कि 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले होना चाहिए। फर्स्ट दिया है मिश्र शरण गुप्त या फिर सुमित्र पंत जी का या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। तो बच्चों इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। समय से जो शब्द सीमा रहेगी बच्चों वो 80 शब्द की होनी चाहिए। तो बच्चों बहादुर और पंचलाइट 100% श्योर है, ये हर बार आती है। बहादुर और पंचलाइट कहानी बच्चों 100% श्योर है, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम बोर्ड में पूछी जाती है। और इसे बच्चों याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आपके इजीली मिल जाएंगे। और ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु ये बच्चों मत करना, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद मत करना। बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानी को याद कर लेना, 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है स्वपठित का मतलब खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है स्वपठित मतलब खंड काव्य के आधार पर जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, जो आपके स्कूल में बताया गया है उसी को लिख देना है। जिस ज़िले में आप रहते हैं वही आपको बच्चों लिखना है, ज़्यादा आपको बकवास नहीं करनी है। जिस भी ज़िले से हैं आप देख सकते हैं अपने क्लास में पूछ लीजिएगा, वरना अगर नहीं टीचर बताते हैं तो मॉडल में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा कौन सा आपका ये जो है आपका इसमें क्या बताया गया है कि जो काव्यखंड है ये कौन सा आता है किस ज़िले में, वहाँ पर लिखा मिलेगा, तो आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है ये जो बच्चों खंड खा है इसमें आपको संस्कृत की व्याख्या और आपको जो भी आपके वो उसमें क्या कहते हैं हिंदी के जो वर्णमाला तत्सम तद्भव और समान शब्द और जो आपके होते हैं इसमें आपके आते हैं। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि ये जो आपके गद्यांशों के जो आपके पैराग्राफ दिए हैं 2 दिए हैं बच्चों अथवा में, आपको किसी एक का करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर का बच्चों आता है ये एक व्याख्या, और संदर्भ सहित करनी, यानी कि आपको संदर्भ सहित करनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फुल का। तो बच्चों ये भी आपको 7 नंबर देकर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये बच्चों आपकी श्लोक रहती हैं, यानी कि इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 रहती हैं बच्चों, किसी एक को आपको ये अनुवाद कर देना है। इजीली आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो आपके 4 मुहावरे दिए हैं किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा, आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित अपठित मतलब अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इजीली 5 नंबर मिल जाएंगे। ये बच्चों ये आपका ऐसा गद्यांश आएगा जो आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित अपठित, यानी कि जो आपने पढ़ा ना हो ऐसे गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 5 अंक के रहेंगे बच्चों। उनका उत्तर बच्चों मतलब अनसीन पैसेज है, यानी कि इंग्लिश का जो अनसीन पैराग्राफ होता है बच्चों वही आपको हिंदी में भी आने लगा है 5 नंबर का। इसे बच्चों पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित शब्द मतलब शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखना है। बच्चों जो आपके शब्द युग्म यानी कि सुत और सूत जो हैं
इनका आपको सही चयन करके लिखना है बच्चों। ग्रामर है यानी कि ये हिंदी की ग्रामर यानी कि व्याकरण है। तो बच्चों सुत और सूत जो है बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र और सारथी, यानी कि सुत माने पुत्र होता है और सूत माने सारथी। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि अम्बुदि और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुदि जो होती है वो आपका समुद्र होता है और अम्बुज जो होता है वो आपका कमल होता है। अम्बुज यानी कि कमल का पर्यायवाची पंकज, मतलब जो समुद्र का होता है पंकज, सरोज और अम्बुज, और जो अम्बुज होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो बच्चों इसमें आपका समुद्र और कमल, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इजीली आपको 1 नंबर का ये आपकी ग्रामर रहती है बच्चों हिंदी की। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्न लिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, यानी कि आपको पर्यायवाची लिख देना है बच्चों। किसी भी एक शब्द का लिख दें आप, इजीली सरल आते हैं, 2 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द को चयन करके लिखिए, यानी कि जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कहते हैं जो आँखों के सामने ना हो। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताइए जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जीने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्विसा कहते हैं, यानी कि जिज्विसा को, जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्विसा कहते हैं। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि इसमें जो 2 वाक्य हैं किसी भी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। इसमें आपके 4 वाक्य दिए हैं, आपका एक अगर वाक्य लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 लिख देंगे तो ये 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हास्यरस एवं श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ, मतलब इसका स्थायी भाव क्या है और इसके साथ उदाहरण और अथवा परिभाषा भी आपको देनी है। 2 नंबर का आता है बच्चों। और रूपक अलंकार अथवा में रूपक अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार को लिखना है लक्षण एवं उदाहरण सहित। 2 नंबर का बच्चों आता है। 100% श्योर हैं, ये पक्के नंबर हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का मतलब जो मात्रा होती है सहित लवण, मतलब लक्षण और उदाहरण दोनों आपको देने हैं। चौपाई या फिर कुंडली, तो चौपाई आप याद कर लीजिएगा, कुंडलियां जो है वो नहीं आती है ज़्यादातर, इसमें पूछ दिया गया, लेकिन न्यू मॉडल पेपर है, आप इसमें भी गौर देना है। कुंडलियां, चौपाई, छंद तीनों आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि किसी भी व्यावसायिक कार्य हेतु के लिए आपको बैंक में प्रबंधक को लोन लेने की, यानी कि बैंक ऋण लेने के आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा मैं आपको दिया है बच्चों, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो मोहल्ले में फैली गंदगी की एक तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अगर बच्चों ये नहीं आपने तैयार किया है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। आपकी PDF दोनों भी, यानी कि जो दोनों आपके पत्र हैं इनकी दोनों की PDF बने रखी है। जिस दिन आप बोलेंगे कमेंट में बता देंगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी। आपकी 6 नंबर के आपके पत्र आते हैं, यानी कि लेटर आते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है 14 नंबर और आखिरी नंबर है बच्चों है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। बच्चों निबंध आपका 9 नंबर का आता है, ये आपको फोड़ कर आना है। पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, समस्या और समाधान, मेरी मतलब मेरा प्रिय कवि, अगर लड़की है तो मेरी भी कह सकती है, मेरी प्रिय कवित्री यानी कि महादेवी वर्मा के ऊपर लिख सकती हैं। मेरे प्रिय कवि के ऊपर लिखना है। विज्ञान की देन क्या है, यानी कि विज्ञान ने क्या क्या किया, क्या तकनीक हुई, ये आपको मतलब अपनी भाषा शैली में निबंध को लिख देना है। विज्ञान की प्रकृति से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यही आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।